नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 घोर विरोधी नेता तीसरी बार मिलने वाले हैं। यह मुलाकात मुंबई में होगी। 3 बड़े फैसले करीब करीब हो गए हैं। खुद को इंडिया अलायंस कहने वाली 26 पार्टियां चुनाव अपनी अपनी पार्टी के अलग अलग सिंबल पर लड़ेंगी, लेकिन मुंबई में कॉमन लोगो लॉन्च किया जाएगा। चुनाव लड़ते वक्त इन सबका अपना अपना झंडा भी होगा, अपना अपना एजेंडा भी होगा, लेकिन प्रचार के लिए ये 26 पार्टियां एक अलग झंडा लाएंगी। अभी तक इलेक्शन लोगों में भारत के नक्शे का इस्तेमाल करने पर विचार चल रहा है। झंडे का रंग तिरंगा हो, इस पर भी करीब करीब फैसला ले लिया गया है। बस एक बात पर फैसला नहीं हो पाया। इस टीम इंडिया का संयोजक यानी कैप्टन कौन होगा? 2 चर्चाएं बहुत चल रही हैं। पहली नीतीश कुमार पर फैसला हो गया है और दूसरी मायावती से बात चल रही है। अब सच में क्या हुआ? ममता बनर्जी को क्या पता चला है? सारी अंदर की खबर आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी दिसंबर में ही चुनाव कराएंगे? यह खबर ममता बनर्जी के पास कहां से आई? 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी, लोकसभा की 543 सीटें, अगले 90 दिनों में चुनाव करा लेना क्या पॉसिबल है? अगर दिसंबर में चुनाव हो ही गए तो नरेंद्र मोदी कितने रेडी हैं, विरोधी कितने तैयार हैं? 2024 का एक नहीं 2 मेला लग रहा है। एक मेला नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं। इस मेले में जॉब बांटे जा रहे हैं। रोजगारों का सृजन सदैव ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। एक दिन में 45 जगहों पर 51,000 ज्वाइनिंग लेटर मोदी ने बांटे। 27% यूथ, मोदी का बूथ कितना हुआ मजबूत? दूसरा मेला मुंबई में लगने जा रहा है। इसमें 26 की जगह 30 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। अभी इस मेले के पोस्टर और बैनर रेडी किए जा रहे हैं। कुछ नए इनविटेशन कार्ड छपवाए गए हैं। विपक्षियों के मेले का कन्वीनर कौन होगा, इस पर झगड़ा है। नीतीश कुमार के नाम पर इंडिया में रगड़ा है, लेकिन रोड शो राहुल गांधी ही करेंगे, यह कंफर्म है। इंडिया अलायंस में अंदर खाने क्या चल रहा है, कौन किसका पत्ता काट रहा है, यह आगे दिखाते हैं। बंगाल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का सियासी समाचार भी आगे बताते हैं। राहुल गांधी ने जो मीटिंग बुलाई है उसमें 26 की जगह अगर 30 पार्टिसिपेंट्स आ गए तो क्या होगा, यह भी समझाते हैं। मगर सबसे पहले आपको ले चलते हैं मोदी के मेले में। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। अपराध चरम पर है। प्रधानमंत्री बिल्कुल न्यू लुक में नजर आए। कुर्ते की जगह हाफ बाजू की शर्ट और गले में सफेद पटका। मोदी नौजवानों से बात करके नौजवानों के बीच आए, इसलिए टॉपिक अलग रखा। मोदी को मालूम है कि देश में नौकरी की समस्या है। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक देश में 35 साल से कम उम्र के 54,000 लोग रोजगार को लेकर चिंतित रहते हैं। 18 से 80 साल के 20% लोगों को लगता है कि नौकरी और रोजगार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अब जो बात पब्लिक को पता है, वो बात नरेंद्र मोदी को मालूम न हो, ऐसा संभव नहीं है। देश में 27% यूथ वोटर है। युवा वोटर नौकरी तो देखता ही है, साथ में इकोनॉमी, बाजार, इंटरनेशनल अपडेट्स, टूरिज्म, नेटवर्किंग
और सोशल लाइफ भी देखता है। प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी सबसे बड़ी चीज है होप। चाहे कैसी भी स्थिति हो, मोदी हैं तो संभाल लेंगे। इसी होप को जिंदा रखने के लिए मोदी ने 8वीं बार रोजगार मेला लगाया। इससे पहले वो 7 मेले लगा चुके हैं। पहला रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 को लगा, जिसमें 75,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। दूसरा रोजगार मेला 22 नवंबर 2022 को लगा, इसमें 71,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। तीसरा मेला 20 जनवरी 2023 को लगाया गया, इसमें भी 71,000 ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। चौथा मेला 13 अप्रैल 2023 को लगाया गया, इसमें फिर से 71,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। 16 मई 2023 को 5वां मेला लगा, जिसमें 70,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। इसी साल 13 जून को 6ठा रोजगार मेला लगा, इसमें 70,000 नौकरियां बांटी गईं। 22 जुलाई को 7वां रोजगार मेला लगा, 70,000 नौकरियां मिली। और 28 अगस्त को 8वां रोजगार मेला लगा, जिसमें 51,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। 22 अक्टूबर 2022 जब से नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले लगाने शुरू किए, तब से अब तक 4,48,000 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। साल 2023 के अंत तक कुल 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य है। 10 लाख नौकरियां सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कांग्रेस का अपना दर्द है। कांग्रेस के जयराम रमेश कहते हैं कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री चुनावी वर्ष में असहज स्थिति में है, इसीलिए वो पीएम रोजगार मेला का जुमला फेंक रहे हैं। ये रोजगार मेला सिर्फ एक नौटंकी है। रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों प्रधानमंत्री की लीग अलग है, वो इन आरोपों के चक्कर में नहीं फंसते। नरेंद्र मोदी आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर दिखाते हैं। कम हो रहा है। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। इससे देश भर में कनेक्टिविटी का विस्तार तो हो ही रहा है। इसने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई संभावनाओं को जन्म दिया है और नई संभावनाओं का सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनते जा रहे हैं। साथियों, 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। वहां मोदी ने इकोनॉमी और लॉ एंड ऑर्डर का डायरेक्ट रिश्ता जोड़ दिया और फोकस उत्तर प्रदेश पर शिफ्ट कर दिया। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में से योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर मोदी सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। यह यकीन एक बार फिर से खुलकर सामने आया। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लोकसभा की 543 सीटों में से 80 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। लोकसभा की हर 7वीं सीट यूपी में है। मोदी के लिए यूपी से ही हवा बनती है, यूपी से ही लहर उठती है। 17 के बाद से यूपी को योगी ने संभाल रखा है। योगी को भी सबसे ज्यादा भरोसा अपने लॉ एंड ऑर्डर पर ही है। बाबा के बुलडोजर मॉडल ने यूपी के बड़े बड़े माफिया को ठंडा कर दिया है। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश की ओवरऑल परसेप्शन को बदलने का काम किया है। आज ऐसे ही नहीं बोलते लोग, कहीं कोई कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है कहते हैं साहब उत्तर प्रदेश पुलिस को बुला लीजिए।
अपने आप ठीक हो जाएगी व्यवस्था। एक विश्वास, कॉमन मैन के मन में एक विश्वास, कहीं कोई बात होती है जिसका उत्तर प्रदेश जो कभी आया ही नहीं होगा, वह भी आज अगर बोलता है तो इसके पीछे पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई मेहनत, किया गया कार्य है, जिससे आज एक कॉमन मैन जो उत्तर प्रदेश कभी नहीं आया, वह भी बोलता है साहब उत्तर प्रदेश पुलिस होती तो यह घटना नहीं घटित होती। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस परसेप्शन को बदला और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना हर तबके के मन में, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से सभी सकुशल संपन्न हो जा रहे हैं, बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहा है और प्रदेश के अंदर बड़ा सा बड़ा निवेश भी आ रहा है। अब तक के सारे सर्वे कह रहे हैं कि 80 में से 70 सीटें तो बीजेपी ही जीतेगी। सारे सर्वे ये भी कह रहे हैं कि मायावती अकेले लड़ी तो बीएसपी शून्य हो जाएगी। हद से हद उसे 1 सीट मिल सकती है, उसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी चौसर पर एक बिल्कुल नया पासा फेंका गया है। उत्तर प्रदेश से इंडिया अलायंस में अभी 3 नेता हैं, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और राहुल गांधी। इस अलायंस में मायावती को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने की चर्चा हो रही है। जो पार्टी 0 के करीब है उसे लाने से क्या होगा, यूपी का मैट्रिक्स कितना बदलेगा, हम आपको 2 तरह के सर्वे दिखाते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक इंडिया अलायंस की मौजूदा 3 पार्टियां सपा, आरएलडी और कांग्रेस अगर इकट्ठा होकर मोदी के गठबंधन से लड़ी तो एनडीए को 73 सीट और इंडिया अलायंस को 7 सीटें मिल सकती हैं। इस सिनारियो में मायावती 0 पर रहेंगी। मायावती के इंडिया गठबंधन में आ जाने से यह सिनारियो पूरी तरह से बदल सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक अगर इंडिया अलायंस में मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो गई तो एनडीए की सीटें घटकर 62 रह जाएंगी और इंडिया अलायंस को 18 सीटें मिल सकती हैं। यानी मायावती अकेली तो 0 हैं। मायावती अगर गठबंधन में आ जाती हैं तो इंडिया अलायंस के लिए 11 सीटें प्लस कर देती हैं। लेकिन मायावती ने गठबंधन में शामिल होने के लिए 80 में से 40 सीटों की डिमांड रख दी है। अब सवाल है कि 80 सीटों पर ताल ठोक रहे अखिलेश यादव मायावती के साथ अलायंस क्यों करेंगे? क्यों का जवाब तो सियासी फायदे में है। अलायंस कैसे होगा यह हम आपको बताते हैं। यूपी की 80 सीटों में से 36 सीटें समाजवादी पार्टी को, 37 सीटें बहुजन समाज पार्टी को और 7 सीटों का बंटवारा कांग्रेस और आरएलडी के बीच। यूपी में इंडिया गठबंधन का आकार ऐसा ही होगा यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन गठबंधन की सूरत ऐसी हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हमारे एक विधायक थे, कई जगह हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस की सरकार बननी थी, सबसे पहले चिट्ठी लिख करके अगर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन मिला था तो वो समाजवादी पार्टी का था। और जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही है, वहां जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 2024 के लिए गठबंधन का आधार 2019 का होगा। 19 में जिस सीट पर जो पार्टी फर्स्ट या सेकंड नंबर पर रही उसे वो सीट मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने 19 में 5 सीटें जीती थी। 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 रही। फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर उसके लिए 36 सीटें तय होंगी। 19 के चुनाव में बीएसपी ने लोकसभा की 10 सीटें जीती थीं। 27 सीटों पर बीएसपी नंबर 2 रही थी। इस तरह फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को मिलाकर उसके लिए 37 सीटें बनती हैं। 19 के चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ एक रायबरेली की सीट जीती थी। लोकसभा की 3 सीटों अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी। इस तरह 1 और 3 को जोड़कर उसके लिए 4 सीटें बनती हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी ने 19 के चुनाव में कोई सीट नहीं जीती। 3 सीटों पर वो नंबर 2 रही। मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा की 3 सीटें आरएलडी को मिल सकती हैं। अब आपको सिक्के का दूसरा पहलू बताते हैं। इंडिया अलायंस को रबर की तरह फैलाने की चर्चा एक साथ 3 राज्यों से शुरू हुई, यूपी, पंजाब और तेलंगाना। दरअसल बेंगलुरु वाली मीटिंग के बाद कांग्रेस ने अपने स्टाइल में गियर दबा दिया है। कांग्रेस अपने ही अलायंस पार्टनर पर
प्रेशर दे रही है। यूपी में अखिलेश यादव अपने लिए ज्यादा सीटें रख रहे थे, कांग्रेस को कम सीटें दे रहे थे, इसलिए मायावती वाला दांव फेंका गया। पंजाब में केजरीवाल ज्यादा सीटों का प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, इसलिए अकाली दल को इंडिया अलायंस में लाने की चर्चा शुरू की गई। तेलंगाना से बीआरएस को भी इंडिया अलायंस में लाने की चर्चा है। केसीआर की बीआरएस को इंडिया अलायंस में लाने से राहुल गांधी को फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते कि केसीआर तैयार हो जाएं। अभी तो ओवैसी ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर रहे हैं। वो जॉर्ज बुश के बेटे हैं पूरे ये। नहीं, ये जॉर्ज बुश के बेटे हैं, जॉर्ज बुश के परिवार के हैं। जॉर्ज बुश ने भी कहा था कि आप हमारे साथ हैं या दुश्मन के साथ हैं। तो लगता है कि जॉर्ज बुश के जानशीन है पूरे के पूरे ये लोग, और ये लोग एक दुकान चला रहे हैं, ये दुकानदार हैं। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए, और ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हर स्टेट में वो तैयार हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर केसीआर लीड लेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत सा इसमें काम हो सकता है। मुंबई में इंडिया अलायंस के नए पोस्टर बैनर लग गए हैं। 2 दिनों की मीटिंग का प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है। डिनर पार्टी का मेन्यू भी छप चुका है। इंडिया अलायंस के नेताओं के इस कोलाज में भी अभी पुरानी 26 पार्टियों के नेताओं की ही तस्वीर है। गठबंधन का एक्सपेंशन प्लान मुंबई में डिस्कस होगा। अलायंस का एक लोगो भी फाइनल होगा। पहला नारा छप चुका है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। को कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग को ही बोले, वो सब कोई क्या बोलता है उससे कोई मतलब। लेकिन आप जा ही रहे हैं। उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय करें। नीतीश कुमार कोई भी पद लेने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी नीतीश का नाम इंडिया अलायंस के कन्वीनर के तौर पर पुश कर रही है। इसके सबसे बड़े सपोर्टर लालू प्रसाद यादव हैं, क्योंकि लालू को अपने बेटे तेजस्वी के लिए बिहार का मैदान साफ करना है। नीतीश कुमार की एक ही शर्त है, अगर मुझे कन्वीनर बनाए तो भी बिहार नहीं छोड़ूंगा, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो मैं ही बैठूंगा। आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती, उसमें कहाँ कोई बात है। चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाए, बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, क्या इसकी तैयारी भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का पूरी तरीके से यही कोशिश रहा कि सब लोगों को एक करके एक साथ बैठाया जाए, और हम लोगों ने सफलता पाई है। और आगे जो बैठक होगा सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे। वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। मुख्यमंत्री बने रहने की शर्त पर कन्वीनर पोस्ट के लिए ममता बनर्जी भी राजी बताई जा रही हैं। मुंबई में जब मीटिंग होगी तो कुछ और दावेदार भी हो सकते हैं। वैसे एक फॉर्मूला कांग्रेस पहले ही दे चुकी है कि कन्वीनर की जगह 11 लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसमें कांग्रेस का वर्चस्व होगा, फिर दूसरी पार्टियों को कांग्रेस की ही बात माननी पड़ेगी। प्रयागराज में 137 दिन पहले जब डॉन अतीक का अंत हुआ था, तब अशरफ की मेन बात अधूरी रह गई थी। वो क्या बताना चाहता था, किसका राज खोलना चाहता था? अब यूपी में अचानक एक नई तस्वीर, उसकी बहुत चर्चा है। इस तस्वीर में बुर्का पहनी एक महिला को जैनब यानी अशरफ की बीवी बताया जा रहा है। इसके बाद तो अखबारों के पन्ने रंगे जा रहे हैं। क्या क्या कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि जैनब सामने आई लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई। कोई लिखता है अशरफ की बीवी जैनब ने प्रॉपर्टी बेच दी और पुलिस को पता नहीं चला। लेकिन सच क्या है? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं क्या यही जैनब है? यह तस्वीर कब खींची गई, कहां खींची गई, किसने खींची? जैनब कैसे हाई कोर्ट आई और बेखौफ होकर वहां कैसे वकीलों से बतियाती रही, अपनी अग्रिम जमानत का हिसाब किताब लगाती रही? इस तस्वीर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगे सीसीटीवी में कैद किया गया है। उसी सीसीटीवी फुटेज से यह स्टिल इमेज निकाली गई है। पुलिस फ्रेम दर फ्रेम इसकी जांच कर रही है। इसके एक एक एंगल को जैनब फातिमा की फोटो से मिलाया जा रहा है। वही जैनब फातिमा
जो उमेश पाल मर्डर में नाम आने के बाद 6 मार्च से फरार है। जैनब फातिमा माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी है, जिसे 7 महीने से यूपी एसटीएफ ढूंढ रही है। अब तक की जांच के बाद दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर जैनब की है। पुलिस भी दबी जुबान में मान रही है कि यह तस्वीर जैनब फातिमा की है। तमाम अखबारों में इस तस्वीर की चर्चा है। इस फोटो को जैनब की फोटो होने का दावा किया जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जैनब के साथ 3 और महिलाएं भी थीं। तीनों ने बुर्का पहना हुआ था। अब सवाल उठता है कि जैनब इतना बड़ा रिस्क लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों आई? इसकी सबसे बड़ी वजह हाईकोर्ट का एक नियम है, जिसके मुताबिक किसी आरोपी को अगर अग्रिम जमानत के लिए हलफनामा के साथ याचिका दाखिल करना है तो उसे हाईकोर्ट में आना पड़ता है, जहां आइडेंटिटी सेंटर में फोटो खिंचानी पड़ती है। उसी फोटो को अग्रिम जमानत वाले हलफनामे में लगाया जाता है, तभी हाईकोर्ट उसे सुनवाई के लिए मंजूर करता है। सरकारी वकील के कार्यालय में जैनब की अग्रिम जमानत की याचिका वाली कॉपी 16 अगस्त को दी गई है। जैनब के वकील ने इसे सुनवाई के लिए जमा कराया है। इससे माना जा रहा है कि जैनब पुलिस और एसटीएफ के अलावा सीआईडी और तमाम खुफिया एजेंसियों को चकमा देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची और वहां फोटो खिंचा कर निकल गई, और ये तस्वीर तभी की है। अब सवाल उठता है कि जैनब फातिमा कब आई? हालांकि ये जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीसीटीवी में कैप्चर वीडियो में टाइम और तारीख दोनों पता चल जाती है, लेकिन पुलिस इस पर बोलकर अपनी और किरकिरी नहीं कराना चाहती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जैनब की यह तस्वीर 16 अगस्त को नहीं खींची गई। 12 से 15 अगस्त तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में छुट्टी थी, लिहाजा उस दौरान भी फोटो नहीं खींची जा सकती, क्योंकि हाईकोर्ट का आइडेंटिफिकेशन दफ्तर बंद था। ऐसे में संभावना यही है कि जैनब 3 बुर्खाधारी महिलाओं के साथ 11 अगस्त को हाईकोर्ट आई थी और तभी उसकी यह तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। अब सवाल उठता है कि जब पुलिस को भनक तक नहीं लगी, खुफिया टीम सन्नाटे में बैठी रही, एसटीएफ को कोई सुराग तक नहीं लगा, तो अचानक जैनब के हाईकोर्ट आने का खुलासा कैसे हो गया? 16 अगस्त को जैसे ही जैनब की अग्रिम जमानत अर्जी सरकारी वकील के पास पहुंची, पुलिस और एसटीएफ हरकत में आ गई। जमानत याचिका पर जैनब की फोटो देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगे तमाम सीसीटीवी की पड़ताल शुरू हो गई। उसी में जैनब की ये फोटो मिली। अब सवाल उठता है कि माफिया अशरफ की बीवी जैनब फातिमा किस मामले में जमानत के लिए फड़फड़ा रही है। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में वकील उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पहले अतीक, उसके भाई अशरफ, उसके बेटे असद समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद में इसमें शाइस्ता परवीन और जैनब का भी नाम जोड़ा गया। जैनब पर उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटरों को फरार करने में हाथ होने का शक है। शूटरों के रहने और उन्हें लॉजिस्टिक देने का आरोप है। अपने भाई सद्दाम को दुबई भगाने में भी उसकी भूमिका की जांच जारी है। सद्दाम बरेली जेल में साजिश के दौरान अपने जीजा अशरफ से मिलने आया था। जैनब आखिरी बार 6 मार्च को दिखी थी, जब उमेश पाल हत्याकांड में उसने अशरफ को बेकसूर बताया था। उसकी फरारी को 175 दिन हो चुके हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिपोर्टिंग सेक्शन से हरी झंडी मिलने के बाद जैनब की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। पिछले हफ्ते पुलिस जैनब की जमानत याचिका पर अपना पक्ष, नोट्स और केस डायरी सरकारी वकील को सौंप चुकी है। जैनब के वकीलों को जवाब देने के लिए सरकारी वकीलों की टीम ने भारी भरकम दस्तावेज जमा किए हैं। उधर दूसरी तरफ एक बार किरकिरी होने के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ शिद्दत से जैनब की तलाश में जुट गई है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती, हटवा और मरिया डी इलाके में पुलिस, एसटीएफ और एसओजी की टीमें सादे कपड़ों में तैनात कर दी गई हैं। रविवार को अतीक के दबदबे वाले कई गांवों में जैनब का सुराग लगाने की जांच की गई। अब तक जैनब की तलाश में 11 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। प्रयागराज और लखनऊ में एसटीएफ करीब जैनब के पास पहुंच गई थी, लेकिन ऐन मौके पर उसे भनक लग गई और वो फरार हो गई। लखनऊ में जैनब एक 5 सितारा होटल में अपने वकील विजय मिश्रा के साथ अशरफ की बेनामी प्रॉपर्टी का सौदा करने आई थी। जैनब वो डील किसी बड़े माफिया के साथ करने वाली थी। उसके व्हाट्सएप चैट भी पुलिस के हाथ लग गए थे। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट पर जैनब ने विजय मिश्रा को लिखा था, लखनऊ में मुलाकात होगी, कब तक काम हो जाएगा। इसका जवाब भी विजय मिश्रा ने जैनब को दिया था, जल्द होगा, परेशान मत हो, लखनऊ में बात हो गई है,
आप अपना लोकेशन बदल देना, आपको मिठाई वहीं पहुंच जाएगी। पुलिस ने डील से पहले ही विजय मिश्रा को लखनऊ में 5 स्टार होटल के पास गिरफ्तार कर लिया था और जैनब फरार हो गई थी। अतीक और अशरफ का अंत होने के बाद शाइस्ता परवीन और जैनब के पास वसूली और हवाला का पैसा आना बंद हो चुका है। लिहाजा वो जितना जल्दी हो सके दोनों की बेनामी प्रॉपर्टी को बेचने में लगी हैं, जिससे खुद और अपने बच्चों के मुकदमों पर पैसे खर्च कर सके। कहा जा रहा है कि शाइस्ता और जैनब फरारी के 7 महीनों के दौरान करीब 43 प्रॉपर्टी का सौदा कर चुकी हैं, जिनकी पुलिस और एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। जून जुलाई में 4 जमीनों के सौदे होने की बात कही जा रही है। ये जमीनें प्रयागराज के कठुला और गौसपुर गांवों में हैं। आरोप है कि 14 अगस्त 2015 को अतीक ने बंदूक का खौफ दिखाकर किसानों से ये जमीन हड़प ली थी। इस जमीन को सूरजपाल के नाम कराया गया था। कौन है ये सूरजपाल, जिसके नाम 8 साल पहले करोड़ों की जमीन अतीक ने कराई थी? दरअसल सूरजपाल मोहम्मद अशरफ उर्फ लल्ला का नौकर है। लल्ला जैनब का चचेरा भाई बताया जा रहा है। लल्ला 2015 तक अतीक के साथ था, लेकिन बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद अशरफ उर्फ लल्ला अतीक के दुश्मन उमेश पाल के साथ काम करने लगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सूरजपाल के नाम जो जमीनें बेची गई थी, वो किसके इशारे पर बेची गई? क्या जैनब और लल्ला अब साथ में आ गए और शाइस्ता अलग थलग पड़ गई? हालांकि अब सूरजपाल ने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री के नाम लिखी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अतीक गैंग के गुर्गे उसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं। उसने धूमनगंज थाने में एक तहरीर दी है, जिसमें लिखा है कि उसके पास 100 बीघा जमीन नहीं है, सिर्फ 12-13 बीघा जमीन है। बहरहाल बुरखे वाली लेडी अशरफ की बीवी जैनब या मोहम्मद अशरफ उर्फ लल्ला की पत्नी है। इसकी जांच चल रही है, लेकिन जैनब, शाइस्ता और उनके शूटरों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 6 लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर धूमनगंज थाने में एक और केस दर्ज किया गया है। 26 जुलाई को अदालत ने 82 का नोटिस जारी किया था, लेकिन दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और ना ही सरेंडर किया। इसे अदालत ने अवमानना माना है। इस मामले में शाइस्ता परवीन, जैनब, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर अरमान और साबिर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब जैनब पर भी इनाम घोषित कर सकती है। शाइस्ता पर पहले ही 50,000 का इनाम घोषित है, जबकि बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम घोषित है। शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और साबिर को पुलिस भगोड़ा घोषित कर चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर शाइस्ता और जैनब कब तक फरार रहेंगी? सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता और जैनब का इद्दत का टाइम पूरा हो चुका है, लिहाजा अगर जमानत नहीं मिली तो अब वो सरेंडर कर सकती हैं। क्या है इद्दत, इसे भी समझ लीजिए। इस्लाम में पति की मौत या तलाक के बाद महिलाएं इद्दत में इबादत करती हैं। इद्दत का वक्त 4 महीने 10 दिन का होता है। इस दौरान वो परिवार के मर्दों के अलावा किसी और का चेहरा नहीं देखती हैं। अतीक अशरफ का मर्डर 15 अप्रैल को हुआ था, लिहाजा इद्दत का टाइम 25 अगस्त को पूरा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि अतीक के काले साम्राज्य को चलाने वाली लेडी डॉन शाइस्ता कहां छुपी है? शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन यूपी के आजमगढ़ के आसपास मिली थी। शाइस्ता बिलरा, मऊ और आमनाबाद गांव में किसी से मिलने गई थी। यूपी एसटीएफ जब तक गांव पहुंचती, शाइस्ता परवीन वहां से फरार हो चुकी थी। उसके बाद शाइस्ता की लोकेशन लखनऊ के आसपास मिली। यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीम जब तक पुराने लखनऊ की सकरी गलियों में पहुंचती, शाइस्ता परवीन फरार हो चुकी थी। अब बड़ा सवाल ये है कि शाइस्ता परवीन को आखिर पुलिस से कौन बचा रहा है? सूत्रों के मुताबिक कुछ नेता और अफसर अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी शाइस्ता परवीन के जरिए खरीदना चाहते हैं और वो उसे तब तक बचा रहे हैं जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती। उमेश पाल मर्डर के बाद शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पहेली बने हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम को अतीक गैंग में गुड्डू बमबाज के नाम से जाना जाता है। उमेश पाल मर्डर केस में गुड्डू मुस्लिम बम बरसाते हुए कैमरे में कैद हुआ था। उसके बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है। एसटीएफ को उसकी लोकेशन 7 राज्यों में मिली है, लेकिन आखिरी लोकेशन ओडिशा में मिलने के बाद गुड्डू मुस्लिम का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता साथ साथ हैं? सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को जब जब ट्रेस किया गया, शाइस्ता की लोकेशन भी उसी के आसपास मिली। 2017 में अतीक के जेल जाने के बाद गुड्डू और शाइस्ता मिलकर ही वसूली और हवाला का काम संभालते थे। तभी से गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता का बेहद खास हो गया था। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। अंतरिक्ष की दुनिया से आज 2 खास अपडेट हैं, एक चंद्रयान से जुड़ा हुआ और दूसरा सूर्ययान से।
चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान आज बच गया। सामने बहुत बड़ा गड्ढा था और चांद पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं। रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा था और तभी रोवर में लगे कैमरे ने इस गड्ढे को देख लिया और रोवर का रूट बदल गया। अब एक और डेट आ गई है, टाइम आ चुका है, 2 सितंबर। यह वो तारीख है जब इसरो एक और लंबी छलांग लगाएगा और इस बार यह छलांग 15 लाख किलोमीटर की होगी। चांद पर फतेह हासिल करने के बाद अब भारत और आगे बढ़ चला है और अब उसका टारगेट है सूरज। तो कैसा रहेगा भारत का मिशन सन और कब तक भारत का सूर्ययान सूरज की कक्षा में पहुंचेगा, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। Soft landing on the moon. India is on the moon. जब दुनिया चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के लिए तालियां बजा रही थी, तब इसरो सूर्य को फतेह करने में जुटा था। एक तरफ अभी भारत का चंद्रयान चांद पर चक्कर लगा रहा है और दूसरी तरफ अब सूर्ययान भी सूरज के सफर पर निकलने को तैयार है। और अब सूर्य के अध्ययन के लिए भारत की पहली कोशिश की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एक तरफ भारत का प्रज्ञान रोवर चांद पर बिना रुके अपने काम में लगा है, कोई भी बाधा उसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ये ताजा तस्वीरें इसकी गवाह हैं। 27 अगस्त को जब प्रज्ञान 4 मीटर चल चुका था, तब उसके सामने एक क्रेटर यानी बड़ा गड्ढा आ गया। प्रज्ञान पर लगे कैमरे ने इस गड्ढे की तस्वीर लैंडर के जरिए ग्राउंड स्टेशन को भेजी और यहां से कमांड मिलने के बाद प्रज्ञान रोवर ने अपना रास्ता बदल दिया और समतल जगह पर चहलकदमी करने लगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू कर दी है। बेंगलुरु स्थित प्रोफेसर UR राव उपग्रह केंद्र में असेंबल होने के बाद आदित्य L1 उपग्रह श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहुंच गया है और अब बस मिशन को फाइनलाइज किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो ने सूरज को स्टडी करने का फैसला कर लिया है। मिशन की तारीख लॉन्च हो चुकी है और आदित्य L1 मिशन को इसरो के सबसे ट्रस्टेड रॉकेट PSLV से लॉन्च किया जाएगा। पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक ऐसा रॉकेट है जो इसरो का सबसे ज्यादा विश्वसनीय रॉकेट है। इससे इसरो ने अब तक 50 से ज्यादा सफल प्रक्षेपण किए हैं। आदित्य L1 मिशन को सूरज की जो वांछित कक्षा है वहां पर जाने में 128 दिन लगेंगे। जी हां, PSLV रॉकेट की मदद से आदित्य L1 मिशन का जो उपग्रह है वो अर्थ की लोअर ऑर्बिट में स्थापित होगा। उसके बाद जिस तरह चंद्रयान 3 में किया गया था, इसके ऑर्बिट को रेस किया जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे सूरज की कक्षा में उछाला जाएगा। जो कक्षा तय की गई है, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये जो कक्षा है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि चंद्रमा पर जब हमें 40 दिन लगे थे, तो इसी तरह 15 लाख किलोमीटर दूर जाने में हमें तकरीबन 128 दिन लगेंगे। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये पेलोड सूरज के प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। 7 में से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे, जबकि 3 पेलोड परिस्थिति के हिसाब से कणों और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सौर कोरोना और कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी। इसका काम सूरज पर 24 घंटे नजर रखना होगा। धरती और सूरज के सिस्टम के बीच 5 लैग्रांज पॉइंट है। सूर्ययान L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में तैनात रहेगा। L1 पॉइंट की धरती से दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। L1 पॉइंट इसलिए चुना गया क्योंकि यहां से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। ग्रहण के दौरान भी लैग्रांज 1 वो पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बराबर होती है। भारतीय अंतरिक्ष यान सूर्य से लगभग 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर की दूरी से उसका अध्ययन करेगा। सूर्य की स्टडी के लिए अब तक 22 मिशन जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश नासा के हैं, लेकिन आदित्य L1 मिशन की अपनी विशिष्टता है। सबसे खास बात यह है कि यह मिशन अल्ट्रा वायलेट बैंड पर आधारित है। सरल शब्दों में समझें तो इसकी मदद से सूरज की सटीक जानकारी हमें प्राप्त होगी। साथ ही सूरज पर
रह रहकर लगातार विस्फोट होते रहते हैं, जिससे निकलने वाली विकिरणों से पृथ्वी के आसपास के हिस्सों को भी नुकसान पहुंचता है। जहां पर कई सारे उपग्रह संचालित हैं, स्पेस स्टेशन भी है, वहां पर भी नुकसान पहुंचने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इस मिशन से सूरज पर होने वाले विस्फोटों की भी स्टडी की जाएगी, ताकि उसके बारे में पहले से ही जानकारी जमा की जा सके और इसकी वजह से उपग्रहों के होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। सूर्य पर मिशन इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि यह धरती का निकटतम तारा है। सूर्य का अध्ययन करके आकाशगंगा के तारों के साथ साथ अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है और यह काफी फैला हुआ है। अब आपको यह भी बताते हैं कि इसरो के इस मिशन का असली टारगेट क्या है। सूर्य कोरोना के ज्यादा गर्म होने और सौर हवाओं की गति को समझना, कोरोना मास इजेक्शन की शुरुआती घटनाओं को समझना और उससे निकलने वाली सौर लपटों का धरती के अंतरिक्ष मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, सौर हवाओं के विस्तार, वितरण और तापमान को समझना। भारत चंद्रयान 3 के साथ चांद पर पहुंचने वाला पहला और साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश है। और अब भारत इस मिशन के साथ सूरज पर दुनिया का 23वां मिशन लॉन्च कर रहा है और अब भारत ऐसा करने वाला चौथा देश भी बन जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।